औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आवर टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेटाबेस। इसके अंदर बेटा मैं बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट लाइक व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस बेसिकली होती क्या है, कहाँ पर यूज होती है। नियर अबाउट 90% जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या कोई ऐप हो, उसके पीछे जो आपका डाटा जहाँ से आ रहा होता है, जिन फाइल्स में से आ रहा होता है, जिस स्ट्रक्चर में, जिस सॉफ्टवेयर में से आ रहा होता है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? इन सिंपल वर्ड, डाटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द कंसिडरेशन। ठीक है, फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने डिफरेंट फैक्ट्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट नेम, जस्ट रोल नंबर, प्रोग्राम नेम, डिपार्टमेंट नेम, सेशन नेम। ये तमाम चीजें किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में। दैट इज एन ऑब्जेक्ट। योर नेम, एज, हाइट, इट इज, जितनी चीजें सारी सारी जो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है, बेसिकली हम कहते हैं जी डाटा। डाटा मेंबर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और सम डाटा रिलेटेड टू यू, पिक्चर, इमेज, फाइल, इटीसी कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज डाटा। ठीक। डाटा आमतौर पर किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से निकला है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोगों ने काम करना है, कोई फंक्शन परफॉर्म करने हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करने हैं। ठीक है। व्हाट इज डेटाबेस? बड़े जितने भी छोटे छोटे जो कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ये सारे के सारे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। A database is the systematically collection of data. Database में बेसिकली हम लोगों ने डाटे को ही स्टोर करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन डाटे को हम लोगों ने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से अंडर सम इंस्ट्रक्शन, किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसको हम लोगों ने सेव करना। मीन के उसको ऐसे तरीके से हम लोगों ने सेव करना है जब हमें जरूरत पड़े, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक हम डाटे को एक्सेस कर सकें। आप कहेंगे ये क्या बात हुई भी? अगर हम लोग रजिस्टर के अंदर डाटे को सेव करते हैं, डाटे को राइट डाउन करते हैं, तो डाटा हम लोग वहां से भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर जस्ट लाइक एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, हम डाटे को, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को हम लोग वहां पे सेव करते हैं, डाटा हम लोग वहां से भी रिट्रीव कर लेंगे। तो फिर हम लोग क्यों डेटाबेस की तरफ जाएं? ठीक है। डेटाबेस के अंदर डाटे को हम लोगों ने ऐसे तरीके से सेव करना है कि जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो एफिशिएंटली, क्विकली, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उसको व्यू कर सकें। आपके बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आपकी बायोग्राफिक डिटेल, आपकी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, आपकी मार्क्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, उन कोर्सेज को कौन कौन पढ़ा रहा है उनकी इंफॉर्मेशन, कौन सी क्लास किस टाइम पर किस रूम के अंदर होगी उसकी इंफॉर्मेशन। ये तमाम चीजें हम एक्सेल में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें आपकी रिजल्ट कार्ड, सिंपल टर्म जो आपका रिजल्ट कार्ड है, तो हमने उसको जनरेट करना है,
तो अगर हम एक्सेल से उसको जनरेट करेंगे तो जहां हमें अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 1 2 3 जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट इंक्रीज होते जाएंगे, जाहिर सी बात है हमारा डाटा भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसको सेव नहीं किया होगा तो रिजल्ट कार्ड जनरेट करने में हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी पॉसिबल है कि डाटा हमारा इनकरेक्ट हो जाए, डाटा हमारा लॉस हो जाए। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज डाटा। अगर आप डाटे को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको संभाल लेते हैं तो हम लोग अपने प्रोग्रेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ना सिर्फ करंट डाटा आपका वो आपकी हेल्प कर रहा होता है, बल्कि जो आपका ओल्ड डाटा है वो भी हमारी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अगर हमने अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपने प्रोसीजर्स के अंदर, अपने मार्केटिंग कैंपेन के अंदर चेंजिंग वगैरह करनी है तो हम लोग अपने पुराने डाटे से काफ़ी चीज़ें डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज एन अ सेपरेट फील्ड, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग, जिसको हम लोग डाटे ओल्ड डाटे को यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। डाटा इज अ collection of organized data, information and records. Data is information that a person need in his personal, business, social and religious life. And the power and purpose of information is not only in collecting and finding them, but more important in using them. इसका जो बेसिक पर्पस है डाटे को एक जगह पर कलेक्ट कर लेना, उसको सेव करना, ये जस्ट 10% है इसका, बिल्कुल नहीं है कह सकते, लेकिन उसका जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट हमने उसको यूज करना है। ठीक होगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको। इस वीडियो में आपसे काफ़ी बातें करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एंड ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्ट, अब एक छोटी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस अ डेटाबेस एग्जांपल। एन ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी यूजेस अ डेटाबेस टू स्टोर डाटा ऑफ पीपल, फोन नंबर, अदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। योर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइडर यू। अब हम ये देख रहे हैं कि हम लोग डाटाबेस को कहाँ पर यूज़, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, डायरेक्टरी आपकी एक जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर यूज अ डेटाबेस टू मैनेज बिलिंग, क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज, हैंडल फॉर डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डाटाबेस को यूज़ कर, जितने भी सिस्टम है आपके इर्द गिर्द जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं बैंकिंग के अंदर, आपकी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, आपकी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, जो क्लाइंट्स हैं उनके लोन की इंफॉर्मेशन को, उनके इंस्टॉलमेंट को मैनेज करने के लिए डाटाबेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को इजीली अपने अमाउंट, अपने रुपीस तक एक्सेस और सिक्योरली, दो चीज़ें हैं। ठीक है। जब हम लोग अगर अपने क्लाइंट्स को अगर हमने इजीनेस प्रोवाइड करनी है, लेकिन हमने इसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, डेटाबेस की मदद से हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग ये बहुत कहते हैं जी ये सारे काम हम लोग एक्सेल से भी, जो कि फ्लैट फाइल सिस्टम है, उससे भी कर सकते हैं। वहाँ पर कर तो सकते हैं, एक तो हमारी मेहनत बहुत लगेगी, दूसरा डाटा हमारा सिक्योर नहीं होगा। ठीक है। ना सिर्फ डाटे को हम लोगों ने प्रॉपरली सेव करना है, बल्कि इसकी जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन को भी डाटा चाहिए, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक
उनके डेजिग्नेशन के मुताबिक डेटा हम लोगों ने व्यू करवाना है। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की या कैंपस मैनेजमेंट सॉल्यूशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे केपीओज हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, क्लर्क्स हैं, रूल ये कहता है वो जस्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मैनेज करेंगे, ठीक है, उनके कोर्सेज को मैनेज करेंगे जी, कौन सा कोर्स किस टीचर ने पढ़ाना है, किस रूम में पढ़ाना है, बच्चों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें। मार्क्स तक उनकी रसाई नहीं होनी चाहिए। सिस्टम को उन्होंने यूज़ करना है, जिससे सिस्टम में हर चीज़ है। मार्क्स जस्ट जो टीचर है मार्क्स वही व्यू कर सकता, वही एडिट कर सकता है, वही ऐड कर सकता है, वही उसको सेव कर सकता है। जो हमारे क्लर्क हज़रात हैं, जो हमारे केपीओज हैं, वो जस्ट ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं ऑन डिमांड, ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके उस टाइम उसको व्यू करें मार्क्स जो भी है। लेकिन जो आपकी ग्रेड बुक है, जहां पर टीचर्स या एक जो टीचर जो कोर्स पढ़ा रहा है वही टीचर उसकी मार्किंग कर सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे 90% हम लोग पीछे बैकएंड के ऊपर डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, हम लोगों ने किसके साथ खेल रहे होते हैं, डाटा के साथ खेल रहे होते हैं। हम प्रोग्राम जो होता है, जो सॉफ्टवेयर में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमें एक टूल प्रोवाइड करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा के साथ डाटा को सेव कर लिया, डाटा को रिट्रीव कर लिया, डाटा को अपडेट कर लिया, ठीक है। तो ये तीन चीजें आ जाएंगी, यूजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। यूजर जो काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूजर किस पे काम कर रहा है, डाटा के ऊपर काम कर रहा है, और सॉफ्टवेयर वो टूल है जिसकी मदद से हम लोग डाटा के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डाटा को व्यू करवाते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट, डाटा हमारा सिक्योर भी होता है, और जिस यूजर को जितनी जरूरत होती है उसकी काम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग डाटा शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी का बड़ा एग्जांपल देख लिया है, सर्विस प्रोवाइडर की एग्जांपल देख ली है, ठीक है। इसमें जितनी भी फील्ड है, चाहे वो अकाउंट से रेलिवेंट है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट है। अगर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी फील्ड निकलती है हमारे पास। डिपार्टमेंट अलहदा काम कर रहे हैं, एग्जामिनेशन अलहदा काम कर रहा है, जहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होते हैं, आपके रिजल्ट नोटिफाई होते हैं। हॉस्टल्स हमारा अलहदा से काम कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर हमारा अलहदा से वहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास लैब है, लैब में हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहा है, फार्मेसी में हमारे पास सेपरेट सॉफ्टवेयर चल रहा है। अकाउंट्स के अंदर सैलरी सेक्शन के अंदर जितनी भी हमारी पेमेंट्स जा रही है, क्लर्क हजरात को, स्टाफ मेंबर्स को, टीचर्स को, ईच एंड एवरीथिंग, अब तुम्हें मेल आ रही है, हमारा प्रॉपर्ली वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तो जितनी भी चीजें हमारे पास सारी की सारी बेस करती हैं डेटाबेस के ऊपर। बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस, रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड, डाटा की डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी डेटाबेस के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेटाबेस को हम लोग इस तरीके से जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि अगर स्टूडेंट का नेम डेटाबेस के अंदर एक ही दफ़ा किसी जगह पर सेव होना चाहिए। इसको मैं कंपेयर करता हूँ आपकी एक्सेल फाइल के साथ। अगर हम सारी सी बातें वहाँ पे शीट्स होती हैं, हम लोग अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन एक शीट पे लिख लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल की इंफॉर्मेशन एक शीट पे लिख लेते हैं, एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन एक शीट पे लिख लेते हैं, और जो जॉब के काम की इंफॉर्मेशन दूसरी शीट पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट का नेम मुझे हर शीट में लिखना पड़ेगा जनाब। किसकी फीस है जी? मोहम्मद अली की फीस है।
ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, किसकी फीस? मोहम्मद अली की फीस आ गई 6 महीने के बाद। सेकंड सेमेस्टर की फीस, थर्ड सेमेस्टर की फीस। बच्चे का नाम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है हमें। मार्क्स एक रिकॉर्ड के अंदर आप लोग एक ही सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो ना, या एक सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं हम लोग। किसका जो रिजल्ट है? मोहम्मद अली का। मैथ में इतने मार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक में इतने मार्क्स हैं, कंप्यूटर साइंस में इतने मार्क्स हैं, बायो में इतने मार्क्स हैं। देन सेकंड सेमेस्टर फिर मोहम्मद अली का रिकॉर्ड, फिर मोहम्मद अली का रिकॉर्ड। ठीक हो गया। इसी तरह हॉस्टल में अलॉटमेंट करनी है जी, किसकी अलॉटमेंट है जी? मोहम्मद अली की है, रोल नंबर ये है, NIC ये है, रूम नंबर ये अलॉट हो गया जी उसको। डेटा हमारा क्या हो रहा है जी? रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस, डाटे की जो रेपिटेशन है डेटाबेस के अंदर, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे खत्म करने का वर्ड नहीं यूज हुआ, यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जितना कम कर सकें। ठीक हो गया। इनकंसिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। जाहिर सी बात है, डाटा अगर आपका रिपीट नहीं होगा, स्टूडेंट का नाम आपका रिपीट नहीं होगा, तो आपका डाटा भी करेक्ट रहेगा। कैसे? स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद अली, हम लोग ने डिफरेंट जगह पर उसका नाम डिफरेंट शीट्स के अंदर एक्सेल की बात लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर बच्चा एप्लीकेशन देता जी मेरा नाम मोहम्मद अली नहीं है, आईडी कार्ड के ऊपर मैट्रिक की जो मेरी सनद है या इंटर की सनद है उसके ऊपर मोहम्मद अली नहीं लिखा हुआ जनाब, उसके ऊपर M अली लिखा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी मेरा नाम डिपार्टमेंट के अंदर M अली कर दें। जो हमारे क्लर्क हजरात उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जो जहाँ पर बच्चे की बायोग्राफिक डिटेल या एडमिशन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वहाँ पर उसका नाम मोहम्मद अली से M अली कर दिया। अब जो बायोग्राफिक डिटेल वाली शीट है या जो एडमिशन वाली जो शीट है वहाँ पर बच्चे का नाम मोहम्मद अली M अली हो गया, लेकिन जो अकाउंट्स है, जो एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, जो हॉस्टल का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बच्चे का नाम क्या है जी? मोहम्मद अली। दैट इज इनकंसिस्टेंसी। किसी जगह पर M अली है, किसी जगह पर मोहम्मद अली है, तो करेक्ट कौन सा है? आफ्टर मजीद अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब बच्चा ट्रांसफर जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग लेटर तो जो उसने लिखा हुआ है कहाँ पड़ा हुआ है, तो बच्चे का नाम क्या है जी? M अली है कि मोहम्मद अली है? कैसे फिर बच्चे को बुलाएंगे, उसका आईडी कार्ड देखेंगे, ये वो करेंगे। दैट इज इनकंसिस्टेंसी। डाटे के ऊपर हम लोग एतबार ही नहीं कर सकते, और ये कब अकर होगी? जब आपका डाटा डुप्लीकेट होगा। और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट होने के। अगर डाटा आपका इनकरेक्ट है, एक एग्जांपल आ गई, 2 एग्जांपल्स आ गए, तो डाटे के ऊपर हम लोग एतबार ही नहीं कर सकते। वही फिर दोबारा वही रजिस्टर सिस्टम वहां से वेरीफाई करें, वहां से वेरीफाई करें, क्या है जिसका हिसाब किताब। तो डाटे की सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फीचर है कि डाटे की इनकंसिस्टेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर अवॉइड का वर्ड यूज किया हुआ है, रिड्यूस का वर्ड नहीं यूज किया। इनकंसिस्टेंसी हमको बिल्कुल अगर हम खत्म करेंगे तब हमारे सिस्टम के ऊपर एतबार किया जाएगा, अदरवाइज वही सिस्टम चलेगा, पुराना फाइल सिस्टम। डाटे कैन बी शेयर्ड। डाटे को हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम बना हुआ है, डिफरेंट यूजर हैं, चाहे वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, चाहे एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, या दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, हम लोग इकट्ठे गाँव, ग्लोबल विलेज है हमारी जो दुनिया है। बैक ऑफिस हमारे इधर पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मालदीव में होते हैं। फ्रंट ऑफिस आपके इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में होते हैं। तो हम लोग इकट्ठा काम कर रहे होते हैं। डाटा हमारा क्या और होता है? शेयर हो रहा होता है। आसानी की जारी बात, आपने जिसका अकाउंट यूजर आईडी अकाउंट पासवर्ड बना दिया, आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डाटा हम लोग शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डाटा आपका शेयर कर सकते हैं।
डिफरेंट वो चल भी रहे हैं, डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर चल भी रहे हैं, अकाउंट्स में ज़्यादा चल रहा है, एग्जामिनेशन में ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं जी, जो बायोग्राफिक डिटेल है सब ने यहाँ से देखनी है एडमिशन सिस्टम से। बाकी अपन अपने अपनी इंफॉर्मेशन सेव करें, आप अपने अकाउंट से सेव करें, लेकिन जो बच्चे की जो डिटेल है, जो बायोग्राफिक डिटेल है, वो आपने एडमिशन में से देखनी है। डाटा क्या है आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर शेयर हो रहा है। अब तो डिफरेंट कंपनीज में डाटा शेयर कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट, विद द अंडर वर्किंग ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं। डाटा हम लोग इस तरीके से आपका रिसीव करेंगे। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जाहिर सी बात है वो जो डाटा आप सेंड कर रहे हो वो किसी इंसान ने नहीं उसको रीड करना, वो किसी मशीन ने रीड करना है। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट और सॉफ्टवेयर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड। हमारा पास 80+ डिपार्टमेंट्स हैं, हम ये चाहते हैं तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मेट के मुताबिक, एक ही ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक रिजल्ट कार्ड जनरेट करें। तो ग्रेडिंग स्कीम है वो चेंज होती रहती है। पहले हमारे पास 3-4 ग्रेडिंग स्कीम चल रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, अब एक ही चल रही है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर तो हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज होगा, डेटाबेस हमारी एक ही होगी, तो उसको इन्फोर्स करना, इस्तेमाल करवाना काफ़ी आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर जीपीए हमारा डिफरेंट ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक चल रहा था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई नई ग्रेडिंग स्कीम आई, उसको ग्रेडिंग स्कीम को जस्ट डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तमाम डिपार्टमेंट जारी सी बात है वहीं से आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड जनरेट करने, तो जो रूल्स है वो ऑटोमेटिकली हर डिपार्टमेंट के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड। जिस तरह की चाहें हम लोग सिक्योरिटीज पे लगा सकते हैं, डाटा अपना सिक्योर कर सकते हैं। और ज़्यादा एक तुम्हारी सिक्योरिटी ये होगी जी, हमने अपने जिस बंदे ने भी हमारे डाटाबेस तक एक्सेस करनी है, जाहिर सी बात जैसे मैंने पहले बात किया, उसने किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उस डाटा तक पहुंचना है। अगर आप देखें, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो डेस्कटॉप है, अगर हमने उसको यूज़ करना है, 99% हमने उसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड रखा होता है। हमारी जो सिक्योरिटी का फर्स्ट स्टेप ये है। आजकल अगर आप देखें 2 फैक्टर सिक्योरिटी आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, देन हमें एक सिक्योर कोड मिलता है, वह SMS भी मिल सकता है, वह ईमेल भी मिल सकता है, ठीक है, जो कि 1 टाइम पासवर्ड होता है आपका, और जिसके ऊपर टाइम भी लगा होता है। अगर आपका जो सिस्टम है, आपका डाटाबेस बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपकी, तो हम उसके ऊपर 2 फैक्टर सिक्योरिटी लगा लेते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर सिक्योरिटी में ये होता है, एक तो आपका पासवर्ड हो गया, दूसरा आपका 1 टाइम पासवर्ड हो गया। जिस तरह HBL वालों ने एक और पासवर्ड रखा हुआ है, दैट इज ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन की उसे कहते हैं। तो जिस तरह की चाहें हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर डेटाबेस तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री अगर हम देखा जाए, डेवलप कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। बाकायदा हमारे पास वहाँ पे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं। लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, एक स्टैंडर्ड है USA का, CCHIT के नाम से उन्होंने मेडिकल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। वो कहते हैं जी, आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन
डेटाबेस के अंदर भी इनक्रिप्ट होनी चाहिए, जिनकी मदद से हम लोग उस पेशेंट तक, उस यूजर तक पहुंच सकते हैं। जिससे मैंने पहले बात की हुई है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो कौन सा डाटा है जिसकी वजह से हम आप तक पहुंच सकते हैं। लाइक आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एनआईसी नंबर, ठीक हो, आपका सीएनआईसी नंबर, ये वो बेसिक कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम इनको इनक्रिप्ट कर दें तो हम लोग आप तक, यूजर अगर कोई हैकर है वो आपकी डेटाबेस तक पहुंच भी जाता है तो वो आपके इंफॉर्मेशन को, उस आपके यूजर्स की, आपकी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को रीड ही ना कर सके। दैट इज सिक्योरिटी। ठीक हो गया, ये तो बहुत सिक्योरिटी आ गई। एक सिक्योरिटी होती है जो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया जी, आपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव करने की कोशिश की, वो सारी आप बैठे हुए हो लाहौर के अंदर, आपका सर्वर पड़ा हुआ है जी, सर्वर है जी आपका यूएसए में, आपने कोई कंपनी को, गूगल की कंपनी का, आपने वहां से क्लाउड बेस आपने फैसिलिटी ली हुई है, आपने अपनी वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को वहां पे रजिस्टर किया हुआ है। तो अब यहां से उस सर्वर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी स्विचेस से, राउटर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी जगह पर रीड हो सकती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मेरी क्लाइंट्स मशीन से, मेरे इस लैपटॉप से मेरे सर्वर तक जितनी मेरी कम्युनिकेशन हो रही है वो भी इनक्रिप्ट होनी चाहिए, और ऐसे तरीके से इनक्रिप्ट होनी चाहिए कोई इसको डिक्रिप्ट ना कर सके, ठीक है। उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है, दैट इज SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स के ऊपर जब हम लोग ओपन करते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में HTTP लिखा होता है, और बहुत सारी साइट्स में जो कि सेंसिटिव है HTTPS लिखा होता है। वहाँ पे S में सिक्योर, उसके ऊपर सिक्योर सॉकेट लेयर का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हुआ होता है। वो करता क्या है कि आपकी और सर्वर की जितनी भी आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है, आपको डाटा रिट्रीव कर रहे हो, डाटा सेव करने के लिए भेज रहे हो, सेव का बटन प्रेस करने के बाद वो सारे के सारा इनक्रिप्ट हो के एक सिक्योर चैनल, एक सिक्योर चैनल के ऊपर ट्रैवल करता हुआ सर्वर तक जाएगा और वहां से वापस आएगा। वो भी एक लेयर है सिक्योरिटी की। पहले बस फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस के ऊपर आपने एक्सेस करने के लिए अपने यूजर ये पासवर्ड लगा दिया, देन आपने उसको मजीद बेहतर करने के लिए आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया, वन टाइम पासवर्ड का आपने सिलसिला शुरू कर लिया, आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड का सिलसिला शुरू कर लिया। देन डेटाबेस को अंदर जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बायोग्राफी, डिटेल है, उसको हमने एनक्रिप्ट कर दिया। देन हमने अपना चैनल भी सिक्योर कर लिया, ठीक हो गया। तो अगर हम लोग प्रॉपर सिस्टम यूज करेंगे, डेटाबेस यूज करेंगे, उसके अंदर जो मौजूद डाटे को हम लोग ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी शेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उसकी डाटे अपने को एज पॉसिबल हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। डाटे की इंटेग्रिटी कैन बी मेंटेन, डाटा इंडिपेंडेंसी कैन बी प्रोवाइड। डाटा आपका क्या होता है कि हम लोग उसको जितना चाहें डिपेंडेंट कर दें, उसको इंडिपेंडेंट कर दें। तो बोला ये आपके कुछ फीचर्स हैं डेटाबेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है जी डेटाबेस क्या होती है, देन हमने ये देख लिया जी उसके बेनिफिट्स भी हैं, और हमने काफ़ी डिटेल्स आई थिंक इसको देख लिया हुआ है। तो इसकी मेन चीज़ें, डाटा आपका इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होता, डाटा आपका डुप्लीकेट नहीं होता, डाटा हम लोग उसकी शेयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, डाटा को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, डाटा को हम लोग इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इस टाइप्स के ऊपर डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जो हमारे पास मेन जो इसकी टाइप्स हैं, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक हो गया। क्लाउड डेटाबेस, डाटा वेयर हाउस एक समथिंग एल्स, नो डेटाबेस आजकल काफी इन है, ये इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोग डाटा को टेबल्स फॉर्म के अंदर सेव कर होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस डिफाइन डेटाबेस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। डाटा को हम लोग क्या करते हैं जी, टेबल्स के अंदर डाटा को सेव करते हैं और उन टेबल्स का आपस में रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। रिलेशन हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की। प्राइमरी की, फॉरेन की के ऊपर हमने क्लास में डिटेल से बात की हुई है। चलिए मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके ऊपर। पहले जरा रिलेशन को जरा फिनिश कर दूँ। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस डिफाइन डेटाबेस relation in the form of table. It also called relational DBMS, which is the most popular DBMS type in the market. आजकल जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो अब तक, अब जो NoSQL अभी काफ़ी इन हो रही है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड है, हर जगह हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आमतौर पर 90% रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम हो रहा होता है। डेटाबेस एग्जाम्पल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इंक्लूड MySQL, Oracle, Microsoft, ये बहुत कुछ डेटाबेस सिस्टम की बात की है, DBMS की बात की है जो मोस्ट पॉपुलर है। MySQL ये आपका ओपन सोर्स है, कोई इसका लाइसेंस नहीं है, आपको हम लोग उसको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। Oracle है हाई लेवल के ऊपर है, SQL सर्वर थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर है। ठीक है, बट हमने बात की है कि रिलेशनल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल सेव कर रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल सेव कर रहे होते हैं। अब टेबल्स क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने स्टोर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लें तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज़ हैं। हर वो चीज़ जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन सेव करनी है, दैट इज एंटिटी, वही एंटिटी आपकी टेबल बन जाती है। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करनी है, उसका नेम सेव करना है, उसका फादर नेम सेव करना है, उसका एनआईसी सेव करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करना है। इसी तरह कोर्सेज के, ये स्टूडेंट टेबल बन गया मेरे पास। इसी तरह आपके पास कोर्सेज है, कोर्सेज का नाम, कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट आवर्स, ये चीज़ें सेव करनी है। इसी तरह आपके पास टीचर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। हमारे पास बच्चों के मार्क्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। स्टूडेंट मार्क्स के नाम से टेबल बन जाएगा, स्टूडेंट फीसेस के नाम से टेबल बन जाएगा। ये आपके सामने बेटा मैंने एक ERD मॉडल, एंट्री रिलेशन मॉडल मैंने ओपन किया है। इसमें हमारे पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर का टेबल बन गया। बुक्स है, आई थिंक ये बुक सेल मैनेजमेंट सेल पॉइंट का कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग बुक सेल कर रहे हैं। कस्टमर है जिसने बुक परचेज करनी है। बुक्स हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, बुक्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स के ऑथर की इंफॉर्मेशन, ये तमाम हमारे पास टेबल बनेंगे। ठीक है, बुक कैटेगरी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें अगर कस्टमर की बात करें, कस्टमर आईडी है, कस्टमर कोड है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। बुक की बात करें, बुक आईडी है, ऑथर आईडी है। ठीक है, ऑथर आईडीज। अब देखिए हमने बात की थी रिलेशन डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर रिलेशन क्रिएट किए होते हैं। ठीक है, तो ऑथर आईडी, यहाँ ऑथर आईडी बेसिकली ऑथर के टेबल की प्राइमरी की है जो कि बुक के अंदर एज आ फॉरेन की आई हुई है। अब ये प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा हम लोग सेव करते हैं जी टेबल्स के अंदर। ठीक है, टेबल्स में आप आपस में रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हमें प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाना पड़ता है। अब व्हाट इज प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर वो वाला कॉलम जो कि उस टेबल के अंदर मौजूद हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज उसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं। जस्ट लाइक NIC, जस्ट लाइक रोल नंबर, ठीक हो गया, जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का। अब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो कि
हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर टेबल के अंदर 100 रोज हैं तो हर रो के अंदर एक सेपरेट एनआईसी नंबर होगा। अगर एक क्लास की बात करें तब तो ठीक है, अगर हमने उस स्टूडेंट टेबल के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स के तमाम सेशन की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, देन एनआईसी आपका रिपीट हो सकता है। कैसे रिपीट हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने पहले बीएस किया यहाँ से, फिर आपने एमफिल के अंदर एडमिशन ले लिया, डाटा आपका उसी टेबल में सेव हो है ना, डाटा आपका एनआईसी क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो ये इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बना सकते। अच्छा, वो वाले एट्रीब्यूट जो कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं जी? कैंडिडेट की कहते हैं, क्योंकि उम्मीदवार है जी प्राइमरी की बनने के। अगर हम लोग जस्ट एक सेशन की बात करें तो एनआईसी आपका बन सकता है जी प्राइमरी की। ये क्या जी? आपकी कैंडिडेट की। आपका रोल नंबर यूनिक है, बन सकता है, ये आपकी क्या जी? कैंडिडेट की। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन सकता है, लेकिन तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी हर रो के अंदर यूनिक वैल्यू होगी। तो वो वाले एट्रीब्यूट जो कि हर रो को यूनिकली उनके अंदर एक सेपरेट वैल्यू होगी हर सेल के अंदर, वो अब आपके कहलाएंगे जी कैंडिडेट की, जो कहेंगे जो प्राइमरी की बन सकते हैं, उनमें से हम किसी एक को प्राइमरी की बना लेंगे। ठीक हो गया? तो अगर हमारे टेबल के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, यानी जिसके अंदर हर सेल के अंदर एक यूनिक वैल्यू, तो हम लोग अपने पास से एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, जिससे हम लोग रजिस्टर के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है? दैट इज सुपर की। आमतौर पर 90% हम लोग सुपर की को ही यूज करते हैं। जो आपका रोल नंबर है वो भी रिपीट हो सकता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी रिपीट हो सकता है, जो आपका एनआईसी नंबर वो भी रिपीट हो सकता है। 90% केसेस के अंदर हम लोग सुपर की को ही प्राइमरी की बना लेते हैं। सुपर की एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया जिस सीरियल नंबर के नाम से, आईडी के नाम से। ठीक हो गया? तो उसको हम लोग खिताब दे दें जी प्राइमरी की का। जब आपके टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में जाएगी, वही वैल्यू किसी दूसरे टेबल में जाएगी। ठीक है? यहां आपके टेबल के रिकॉर्ड को वहां पे एज अ रेफरेंस यूज करेगी, तो वो आपकी कहलाएगी फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का टेबल के अंदर मैंने एक बनाई हुई है जी सीरियल नंबर स्टूडेंट आईडी के नाम से मैंने बनाई हुई है, सुपर की बनाई हुई है। अब मैंने स्टूडेंट की फीस जमा करवानी है, तो वहां पर मैं स्टूडेंट का नेम नहीं लिखूंगा, मैं स्टूडेंट का आईडी लिखूंगा, जो वैल्यू वहां पे दी हुई है। जो मोहम्मद अली को अगर मैंने वहां पे 1 वैल्यू दी हुई है, तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा, जो को रिप्रेजेंट करेगा किसको? मोहम्मद अली को। 2 दिया हुआ अहमद को, जी अहमद की फीस है, क्या लिखूंगा जी? 5000 रुपया। स्टूडेंट कौन सा आईडी? 2, जिस स्टूडेंट का आईडी 2 है, क्योंकि मोहम्मद अहमद है, उसकी फीस है। ठीक है? तो ये यहां पे ऐसा क्या आ गई जी? फॉरेन की आ गई। मेन मतलब ये 2 चीजें, 3 चीजें हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की। बाकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इस तरीके से डेटाबेस के जो डिफरेंट टेबल्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्रिएट होता है। ठीक है? तो जो टेबल्स जो डेटाबेस इस तरीके से बनती है उसको हम लोग कहते हैं जी रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटा हमारा बहुत ज्यादा है। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपका न्यू कैंपस है, ओल्ड कैंपस है, हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस हम लोग छोटे छोटे डेटाबेस बना के उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जो डेटा ज्यादा, जिसका इस्तेमाल जिस जगह पर ज्यादा है, उस कंप्यूटर पर वो डेटा हम लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है? दैट इज
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, इसका काम अभी बहुत कम है। इसमें क्या होता है जी, हम लोग डाटा को ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करते हैं। पहले डाटा को सेव कर रहे थे डेटाबेस टेबल्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, इट्स अ सेंट्रल डेटाबेस, यूजर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड कैन एक्सेस दिस डाटा। एक जैसे पहले बात की है, एक जो मेन टेबल्स हैं वो सेंटर वाले सिस्टम में रख देंगे, बाकी जो दूसरे सिस्टम है उसको क्या कर लेंगे जी, एक्सेस करते जाएंगे। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर एप्लीकेशन प्रोसीजर दैट हेल्प यूजर एक्सेस द डाटा इवन फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। क्या कर सकते हैं जी, हम लोग रिमोटली किसी और शहर से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले बात कीजिए जो स्टूडेंट के बारे में, जो मेन जो टेबल्स हैं स्टूडेंट के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में रख दी, ठीक है। बाकी जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं उनको अगर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। डाटा वेयर हाउस एक सेपरेट फील्ड है, डेटाबेस नहीं है। इसमें हम लोग जितना भी हमारा ओल्ड डाटा है, 3-4 साल जो पुराना डाटा है, हम लोग डाटा वेयर हाउस के अंदर एक डिफरेंट स्कीमे की मदद से सेव कर देते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस, फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करती हैं डिसीजन लेने के लिए, दैट इज डाटा माइनिंग। नो एसक्यूएल डेटाबेस काफी इन है आजकल, इस पे काफी काम हो रहा है। नो एसक्यूएल डेटाबेस इज यूज फॉर लार्ज सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। आपके फेसबुक हो गए, गूगल हो गई, आजकल इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। देयर आर फ्यू बिग डाटा परफॉर्मेंस प्रॉब्लम दैट आर इफेक्टिवली हैंडल्ड बाय रिलेशनल डेटाबेस। कुछ डाटा आपका बहुत ज्यादा करिए तो डाटा पर लाइव आ जाए, जिस तरह आपका फेसबुक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ आप शेयर कर रहे होते हो, कमेंट सेंटर का डाटा आपका बहुत लाइव हो रहा होता है, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डाटा नो एसक्यूएल पर जा रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस इज वेरी एफिशिएंट इन एनालाइजिंग लार्ज साइज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही ना हो। डेटाबेस के कंपोनेंट क्या है, हार्डवेयर आपको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको डीबीएमएस चाहिए। डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस बनाने में हमारी हेल्प करता है, डेटाबेस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, डाटा को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज डीबीएमएस। अब कंपोनेंट क्या है, इसके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है और प्रोसीजर है। सॉफ्टवेयर के अंदर डीबीएमएस भी आ जाएगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी। जाहिर सी बात है, आपने किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर चलाना है ना डेटाबेस को, तो कि उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर आपके पास सारी से बात कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा। डाटा मेन चीज़ आपकी, मेन कंपोनेंट है। प्रोसीजर, वो काम जो हमने उस डाटा के ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं, डाटा को सेव करना है, उसको रिट्रीव करना है, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, क्वेरीज लगानी है, ठीक है, दैट इज प्रोसीजर। Database access language. Database access language is used to access the data to and from the database. वो लैंग्वेज जो डाटा को सेव करवाती है या उसको देखने में हमारी हेल्प करती है, that is data access language. Entire data update already existing data पे करता क्या ये, used to access the data to and from the database, enter new data, update existing data, retrieve required data from the DBMS. The user writes some specific commands in database access language and submit these to the database. अच्छा, इसमें मतलब दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक डाटा मैनिपुलेशन DML लैंग्वेज और DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज होती है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अंदर हम लोग क्या करें, डाटा ऐसी कमांड्स जो कि टेबल क्रिएट करने में, डाटाबेस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऐसी कमांड्स
तो डाटा को इंसर्ट करने में, उसको अपडेट करने में, उसको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिनकी मदद से हम लोग एक्सेस या रिट्रीव या डिलीट या अपडेट करते हैं। दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा जी, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या चीज़ है जी? ये हमने पहले से बात वैसे कर ली है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that enable its user to access database, manipulate data, report, represent the data। वो सारे ऑपरेशंस डेटाबेस को क्रिएट करने में, डाटा को इंसर्ट करने में, अपडेट करने में, जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से सारा हम लोग काम करते हैं, दैट इज DBMS। are not new concepts such as hard been finished implementing। एक हिस्ट्री लिखी हुई है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ते नहीं है। जिसमें कौन कौन सा दिया होते हैं, MySQL है, Oracle है, SQL है, MariaDB है, बहुत सारे हैं। डाटा इंटीग्रिटी से बात हो गई है, सिक्योरिटी के लोगों ने बात कर ली है, बेटर डाटा इंटीग्रेशन है, ये सारे उसके बेनिफिट इन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जनाब ये आपका टॉपिक तो बहुत बड़ा था, मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबा हो गया है। इसमें जो कुछ डेफिनेशन है कि मैं पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर योर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।